मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। लिहाजा वीडियो को आखिरी तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, एक था बादशाह, उसे शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। हर दूसरे तीसरे दिन अपने अमीरों और वज़ीरों के साथ आसपास के जंगलों में चला जाता था और हिरनों हिरनियों जंगली जानवरों का शिकार खेला करता था। उस बादशाह को घोड़े पालने का भी बहुत शौक़ था। जहाँ कहीं भी कोई चालाक और फुर्तीला घोड़ा उसे नज़र आ जाता था तो झट से उसके मालिक से सौदा तय कर लेता और उसे मुँह मांगी कीमत देकर घोड़ा खरीद लेता। एक दिन करना खुदा का क्या हुआ कि उस बादशाह के दरबार में अरब के एक मुल्क से घोड़े का एक सौदागर आया। झुककर आदाब बजा लाया और अर्ज़ किया कि हुजूर आलम पनाह, गुलाम एक घोड़ा लाया है, आप उसे देखकर ज़रूर खुश हो जाएंगे। ऐसा फुर्तीला घोड़ा कि पल भर को उसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते, आँख के इशारे पर हवा से बातें करने लगता है। लेकिन हुजूर, उस घोड़े में एक नुक्स भी है। यह मिजाज का बहुत कड़वा भी है, बदकता बहुत ज़्यादा है, किसी को भी अपने पास आसानी से भटकने नहीं देता। हर वक्त दो लातियाँ चलाया करता है, हत्ता कि वह अपने साय से भी बदक जाता है। अगर हुजूर उस घोड़े को देखना पसंद फरमाएं तो गुलाम हाजिर कर सकता है। बादशाह ने अरब के सौदागर से घोड़े की तारीफ़ सुनी और हंस कर कहा कि मियाँ सौदागर, तुम बेफिक्र हो जाओ, अपना घोड़ा लेकर आओ। हमने यहाँ बड़े बड़े टेढ़े घोड़े को सीधा कर डाला है। दूसरे दिन अरब सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। घोड़े को देखकर बादशाह की आंखें खुली रह गईं। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने अपनी उम्र में पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम से मालामाल कर दिया और घोड़ा अपने मुलाजिमों के हवाले करते हुए कहा कि इस घोड़े को शाही अस्तबल में ले जाओ और इसके लिए चारे का इंतज़ाम करो। कल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने अमीरों और वज़ीरों के साथ शिकार खेलने के लिए जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे प्रोग्राम के मुताबिक बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर अमीरों और वज़ीरों और अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर तो खैर खैरियत से गुजर गई, लेकिन बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था तो एकदम शेर बादशाह की तरफ झपटा। शेर के झपटने से बादशाह का अरबी घोड़ा अचानक भड़क उठा और बादशाह को ज़मीन पर पटककर सरपट एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। जब बादशाह के सिपाही उसकी मदद को पहुँचे तो शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और अपने तेज़ दांतों से उसकी बाईं टांग बुरी तरह से चबा डाली। बादशाह के साथी उसे उठाकर महल में लाए और फ़ौरन शाही हकीमों और वेदों को बुलाया गया। हकीमों और वेदों ने इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बादशाह की टांग शेर ने बुरी तरह से कुचल डाली थी कि वो अच्छी न हो पाई। और आखिर सब हकीमों और वेदों ने यही फैसला किया कि बादशाह की जान इसी सूरत में बच सकती है कि उसकी टांग काट दी जाए। चुनांचे हकीमों और वेदों ने एक ऑपरेशन करके बादशाह सलामत की टांग काट डाली। थोड़े ही दिनों के अंदर टांग का जख्म भर गया और बादशाह बिल्कुल सेहतयाब हो गया। लेकिन एक टांग कट जाने का बादशाह को बहुत ही ज़्यादा सदमा पहुंचा। अब वो हर वक्त उदास और गमगीन रहने लगा। अब उसने शिकार पर जाना भी छोड़ दिया था। हर वक्त मसहरी पर खामोश पड़ा रहता था। इस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी भी थी। उसका नाम महजबी था। यह अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। उसका दिल बहलाने के लिए घंटों उसकी मसहरी के पास बैठी रहती और सितार बजा बजा कर अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ में उसको प्यारे प्यारे गीत सुनाया करती थी। लेकिन उसका गम किसी तरह दूर न होता था। बादशाह के महल से दूर एक पहाड़ी थी। उस पर एक बूढ़ा रहता था जो बहुत अक्लमंद और दाना इंसान था। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे और अपनी मुसीबतें बयान किया करते थे और यह दाना आदमी उन सबको बहुत मुफीद मशवरे देकर उनकी ज़रूरतें पूरी किया करता था। एक दिन बादशाह के वज़ीरों ने आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि उस बूढ़े को बुलाना चाहिए, शायद यह बादशाह का गम दूर कर सके। जब बूढ़ा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे इज्जत से अपने पास बिठाया और कहा कि बड़े मियाँ, तुम मेरे मुल्क में सबसे ज़्यादा दाना और अक्लमंद आदमी हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दूर कर दो तो मैं तुमको अपनी आधी सल्तनत दे दूँगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूँगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर बादशाह से कहा कि हुजूर,
मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। तख्त व ताज लेकर क्या करूँगा। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 80 बरस के करीब हो चुकी है और शहजादी अभी जवान है। भला बूढ़े और नौजवान का भी साथ हुआ। आप ऐसा कीजिए कि अपने मुल्क में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम के तौर पर दे देंगे और उसके साथ ही अपनी बेटी की शादी भी कर देंगे। क्या मालूम कि कोई ऐसा अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो हुजूर की ख्वाहिश पूरी कर दे। यह सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला कि बहुत खूब, मुझे तुम्हारी यह राय बहुत पसंद आई। मैं अभी इसका इंतज़ाम कर देता हूँ। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई हमारे लिए एक नई टांग लेकर आएगा, माँ बदौलत उसे आधा तख्त और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी जाएगी। यह ढिंढोरा सुनकर सैकड़ों लोगों का जी ललचाया और वह जल्द जल्द टांगे बनाने लगे। चंद दिन बाद सैकड़ों लोग मसनूई टांगे लेकर बादशाह सलामत के महल के सामने आकर जमा हुए और लगे एक दूसरे को धक्का देने और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि बादशाह सलामत, टांग हाजिर है। हुजूर, मैंने बहुत अच्छी टांग बनाई है, आपको यकीनन पसंद आएगी। हर शख्स की यही कोशिश थी कि मैं सबसे पहले बादशाह के सामने पहुंचूं और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके बहुत सा इनाम व इकराम हासिल कर सकूं। लोगों ने इतना शोरगुल मचा रखा था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। महल के दरोगा ने उन्हें ज़बरदस्त डांट लगाई और कहा कि अगर तुम लोग चुप न होगे तो मैं अभी तुम सब लोगों के सर उड़ा दूंगा। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें एक एक करके हमारे सामने पेश किया जाए। पहला शख्स बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ। वो लकड़ी की टांग बनाकर लाया था। कहने लगा कि बादशाह सलामत, ज़रा इस टांग को आजमाइए, अगर ठीक न आए तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। जब बादशाह ने वह लकड़ी की टांग अपनी कटी हुई टांग पर लगाई तो वह ऐसी भारी थी कि बादशाह को अपनी जगह से हिलना डुलना दोभर हो गया। बादशाह गुस्से से आग बगुला हो गया और उसने वही टांग उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारी। अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ। यह टीन की बनी हुई टांग लाया था। देखने में तो यह टांग बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब बादशाह ने उसे अपनी कटी हुई टांग के ऊपर लगाया तो वो वहीं फंसकर रह गई। टांग लाने वाले आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और वह थर थर काँपने लगा। बादशाह के अमीरों और वजीरों ने बेहतरी कोशिश की कि किसी तरह से ये टीन की टांग उतर जाए, लेकिन कुछ कामयाबी न हुई। आखिर में एक लोहार को बुलाया गया और उसने बादशाह को इस मुसीबत से बड़ी मुश्किल से छुटकारा दिलाया। बादशाह इस तकलीफ के बायस सख्त आग बगोला हो रहा था। उसने हुक्म किया कि इस बदतमीज आदमी के गले में यही टीन की टांग बांधकर इसे बत्तखों वाले तालाब में फेंक दिया जाए। इसके बाद और भी बहुत से लोग टांगे लेकर बादशाह की खिदमत में पेश हुए। उनमें ऐसे भी बेवकूफ़ लोग शामिल थे जो कि रुई और कपड़ों की टांगे बनाकर लाए थे और कई एक बांस की टांगे भी लाए थे। यह सिलसिला शाम तक जारी रहा। गर्ज तरह तरह की टांगे बादशाह सलामत की खिदमत में पेश की गईं, लेकिन सब की सब बेकार। चुनांचे उन टांगों के लाने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ और उन्हें धक्के देकर महल से निकाल दिया गया। अब बादशाह फिर उदास उदास रहने लगा। वह सारा दिन गम की मूरत बना तख्त पर बैठा खिला में घूरता रहा। न किसी से बात करता, न कहीं आता जाता, हर वक्त गम में डूबा रहता। महल में हर कोई उदास था। कई महीने बीत गए मगर उसके होठों पर मुस्कुराहट न आई। शहजादी महजबी अपने बाप की यह हालत देखकर हर वक्त रोती रहती थी। दरबार के हकीमों और वेदों ने एक दूसरे से कहा कि अगर हमारा बादशाह सलामत इसी तरह उदास रहा और गम खाता रहा तो थोड़े ही दिनों बाद मर जाएगा। इसी तरह कुछ अरसा और गुजर गया। एक दिन बादशाह के दरबार में बहुत खूबसूरत नौजवान शहजादा हाजिर हुआ और बादशाह सलामत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने उस नौजवान को अपने पास बुलाया और आने की वजह दरियाफ्त की। उसी वक्त बादशाह की बेटी महजबी भी अपने बाप के पास ही एक छोटे से खूबसूरत तख्त पर बैठी हुई थी। वह खूबसूरत शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादे ने भी शहजादी को बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज से देखा और मुस्कुराने लगा। शहजादी शर्मा गई। शहजादे ने कहा कि बादशाह सलामत, इस गुलाम को आपके दुख दर्द का सब हाल मालूम है और मैंने आपकी उदासी और गम का राज भी मालूम कर लिया है। आप इसी वक्त अपने तमाम अमीरों और तमाम वजीरों को
अपने पास बुलाएं। उस वक्त मैं हुजूर की खिदमत में सचमुच की टांग पेश करूंगा। वह लकड़ी, टीन, कपड़े या रुई की ऐसी वाहियात टांग नहीं होगी, बल्कि खून और गोश्त की बनी हुई टांग होगी। बादशाह सलामत की आंखें शहजादे की बात सुनकर खुशी से चमक उठी। कहने लगा, ऐ नौजवान, क्या तुम सच कहते हो? शहजादे ने कहा कि हाथ कंकन को आरसी क्या है, कल उसी वक्त दरबार में हुजूर अपनी आंखों से यह देख लेंगे। यह कहकर शहजादे ने बड़े अदब के साथ झुककर बादशाह को सलाम किया और तेजी से दरबार से बाहर चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने सब अमीरों और तमाम वजीरों को दरबार में इकट्ठा कर लिया। बादशाह की बेटी महजबी कल की तरह आज भी उसके पास एक छोटे से तख्त पर बैठी हुई थी। सब लोग बहुत बेसब्री से उस शहजादे का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बक्सा था। वह बादशाह के तख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा कि लीजिए बादशाह सलामत, यही वो खून और गोश्त की बनी हुई टांग है जिसका कल मैंने आपसे वादा किया था। यह कहकर उसने लकड़ी का वह बॉक्स खोला और एक हिरन की टांग निकालकर बादशाह के सामने पेश कर दी। तमाम दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीरों और वजीरों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने शहजादे की तरफ कहर भरी नजरों से देखा और फिर अचानक एकदम उसका सारा गुस्सा उतर गया और उसने जोर से एक कहकहा लगाया। यह देखकर दरबार के लोग पहले तो बहुत हैरान हुए, मगर जब उन्होंने बादशाह को हंसते देखा तो वह भी सब हंसने लगे और महजबी का तो ये हाल था कि हंसी के मारे दोहरी हुई जा रही थी। बादशाह ने कहा कि ऐ नौजवान शहजादे, तुमने जिस होशियारी और अक्लमंद से मुझसे शर्त जीती है, मैं इसकी दाद देता हूँ और अब मैं कभी गमगीन नहीं रहूँगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। दूसरे दिन शहजादे और शहजादी महजबी की शादी हो गई। उस रोज बादशाह ने अपने सब अमीरों और वजीरों की धूमधाम से जियाफत की और बादशाह, महजबी और शहजादे ने वो हिरन की टांग खूब मजे ले लेकर खाई। दोस्तों, इंसान का हर उज़ो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होता है। अगर यह नेमत छिन जाए तो वह कभी दोबारा वापस नहीं आती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वाक़या पसंद आया हो, अगर आपको इस वाक़या से कुछ इल्म हासिल हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।